Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज थर्सडे है एंड आज हम स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम एंड इससे रिलेटेड हम जो है बेसिक फैक्ट्स एंड डिटेल्स देखेंगे एंड जो सैटरडे को क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट जो भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल के रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये मैं पहले के लेक्चर्स में भी रिपीट कर चुकी हूँ और इस बार फिर रिपीट कर रही हूँ दैट हमारे जो फ्री फिजिकल ग्राउंड बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप में से कोई भी या आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेंबर है या रिलेटिव है जो इन फिजिकल ग्राउंड बैचेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है और टू इंश्योर कि उनका चांस जो है सिलेक्शन का वो इम्प्रूव हो जाए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या दिए गए एड्रेस पर आप विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। फाउंडेशन और की इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए तो 1948 में ये बिगिन किया गया था, हमारा जो एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस के बाद। एंड इसके जो पाइनियर थे, जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे, वो थे डॉक्टर होमी भाभा। इनको ऑफन इंडिया का ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना था, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को जो ओवरसी करता है और डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसके कंट्रोल के अंडर आता है, पीएमओ के अंडर आता है। बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एक तरह की आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, जहां पर आप थोड़ा सा जो है अपने रेयर मेटल्स को इस्तेमाल करके, एटॉमिक मिनरल्स को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत हार्मफुल भी रह चुकी है। द वर्ल्ड हैज सीन डिजास्टर्स, चाहे वो शर्नोबिल हो, चाहे वो फुकुशिमा डाइची हो जापान में, चाहे वो लॉन्ग आइलैंड हो, बट उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एंड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ की इंस्टीट्यूशंस जो इस एटॉमिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है इंडिया में, सबसे पहला तो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में है, 1954 में फाउंड किया गया। ये एक मेन आपका रिसर्च और डेवलपमेंट हब है। फिर आपका NPCIL आता है, विच इज अ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आपके जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, अभी की डेट में 22 प्लांट्स जो हैं हमारे वो चल रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उनका उसकी NPCIL की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करना और ऑपरेट करना। फिर आता है आपका इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि फास्ट ब्रीड जो FBRs हैं आपके, उनकी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, 1971 में एस्टैब्लिश किया गया था। एंड लास्टली आता है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट, जो कि यूरेनियम और थोरियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं फॉर एटॉमिक एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इन्हीं से वो एनर्जी, जब फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस की हम बात करते हैं ना, साइंस में सबने पढ़ा होगा कि फिजन हो रहा है, न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक करता है और फिर वो प्रोटॉन और एनर्जी और वो सब चीजें रिलीज करता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अपनी साइंस की किताब खोलें। 10th में आई थिंक होता है फ्यूजन और फिजन का प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन का प्रोसेस, तो उस चीज को आप पढ़ें। तो AMD जो है वो बेसिकली यूरेनियम और थोरियम की जो एक्सप्लोरेशन है, उसकी माइनिंग जो है, उनके रिजर्व्स के ऊपर काम करता है। माइलस्टोन्स की अगर बात की जाए तो 1956 में इंडिया ने सबसे पहला अपना न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा जो है वो लॉन्च करा था, उसको कमीशन करा था। 2018 में अप्सरा U करके रीबिल्ड किया गया उसे, एंड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के लिए, आइसोटोप प्रोडक्शन के लिए और टेस्टिंग मटेरियल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1974 में हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था अंडर हमारी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे इंदिरा गांधी जी। ये पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था एंड न्यूक्लियर केपेबल नेशंस में कदम रखने का इंडिया का पहला स्टेप था। तो इंडिया बिकेम द 6th कंट्री विद द न्यूक्लियर स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स केपेबिलिटी। और फिर 1998 में अटल जी की गवर्नमेंट जब थी, हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे पोखरान में, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था, मई 1998 में। ऑल्दो बहुत सारा हमें बैकलैश फेस करना पड़ा इंटरनेशनली, बट अगेन हम जो है खड़े रहे, अड़े रहे अपने स्टैंड पे कि नहीं भाई, हमें अपनी सेफ्टी के लिए जो है न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, जो हमारा एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम है, वो 3 स्टेज का है। होमी भाभा जी ने ही इसको कंसीव किया था। पहली स्टेज में हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज करते हैं,
इन रिएक्टर्स में बेसिकली नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है फ्यूल की तरह, एंड इस यूरेनियम से जो प्लूटोनियम बनता है, यही प्लूटोनियम जो है वो फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स में यूज किया जाता है और ज्यादा फ्यूल जो है प्रोड्यूस किया जाता है, सो दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। और स्टेज 3 है थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। इस स्टेज 3 पर हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, राइट। एंड इसमें हम क्या करते हैं, थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, थोरियम को जो यूज करते हैं, सो दैट लॉन्ग टर्म एनर्जी सस्टेनेबिलिटी जो है उससे हम मीट कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट से हम मीट कर सके। तो एज ऑफ 2024 हमारे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशनल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कंबाइंड इनकी कैपेसिटी है 7,480 मेगावाट्स अक्रॉस 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। बाय 2030 हमारा एम है कि हम जो है इस 7,480 मेगावाट्स को 22,480 मेगावाट्स तक ले जाएं। थोरियम की अगर बात करें, थोरियम रिजर्व एंड डेवलपमेंट की, तो स्टेज 3 जो है हमारा वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का है, जहां पे हम एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स जो है वो थोरियम फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट ही है। तो इंडिया में थोरियम के रिजर्व्स बहुत वास्ट हैं। हमारी मोनाजाइट सैंड्स हैं, मोनाजाइट सैंड्स हैं जो बेसिकली केरला, ओडिशा और तमिलनाडु में मिलती हैं। आपकी ये सैंड एक रेत है जिसके अंदर आपको थोरियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। 25% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम रिजर्व्स आर फाउंड इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम है इंडिया में। एस्टिमेटेड, अगर एस्टिमेट की जाए तो ऑलमोस्ट 846,000 टन थोरियम जो है इंडिया में आपके रिजर्व्स हैं। तो इंडिया का फोकस स्टेज 3 पर इसीलिए है कि भाई अगर हम खुद का फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है और जो डिपेंडेंस है बाकी नेशंस पर कि आप हमें यूरेनियम दोगे तभी जाकर हमारा एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम और न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वो नहीं रहेगा। हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पर काम करेंगे। तो अगर न्यूक्लियर एनर्जी का रोल बात करें इंडिया के एनर्जी मिक्स में, तो ऑलमोस्ट 3.1% ऑफ योर एनर्जी बास्केट, जो आपकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो न्यूक्लियर से आ रही है। इंडिया का बहुत एम्बिशियस प्लान है जहां पे वो कहते हैं कि भाई हम अपनी एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, कार्बन एमिशंस कम करेंगे, और हमारी जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं पेरिस अग्रीमेंट के तहत, उसके अंडर भी हमने कहा है कि हम कार्बन एमिशंस को और हमारी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे। तो उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल क्या है, 2032 तक ये जो 3.1% है इसको 6% तक लेकर जाना है, राइट। और इंडिया ने क्या बोला, 2070 तक हम नेट जीरो टारगेट भी अचीव कर लेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जाए तो 2008 में इंडिया यूएस का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था। उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे यूएस के प्रेसिडेंट। 123 एग्रीमेंट भी इसका नाम है। और ये डील जो है, जो इंडिया की न्यूक्लियर आइसोलेशन थी, जो 1974 से स्टार्ट हो गई थी लेकिन 1998 में इंटेंसिफाई हुई थी, उसे खत्म किया। एंड इंडिया को परमिशन मिली कि वो सिविल न्यूक्लियर ट्रेड में जो है पार्टिसिपेट कर सके। डिस्पाइट ये चीज का मद्देनजर रखते हुए कि इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो साइन नहीं की है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कहता है कि जो देश न्यूक्लियर केपेबल नहीं है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी नहीं बढ़ाएंगे। जो ऑलरेडी थे इस ट्रीटी को साइन करने से पहले वो रहेंगे, जो नहीं है वो नहीं रहेंगे। तो इंडिया ने कहा ये बहुत बायस्ड है, ये फेयर नहीं है, तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना बढ़ाएं, स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ग्लोबल न्यूक्लियर फ्रेमवर्क्स जो हैं उसमें भी इंडिया को मेंबरशिप मिली। इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर बना एंड हमने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई करा है। बट यहाँ पर हमें सबसे बड़ा ऑपोजिशन जो है वो चाइना से फेस करने को मिल रहा है, तो अभी तक हम मेंबर नहीं बन पाए हैं। कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स की बात करें तो रशिया के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा के साथ हमारी कुछ कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स हैं। रशिया के साथ हमने कुंडनकुलम जो प्लांट है उसकी एक्सपेंशन और उसकी कंस्ट्रक्शन की जो है पार्टनरशिप करी है। साथ ही साथ फर्दर जो हमारा किस तरह से फ्यूचर रिएक्टर डिजाइन होने चाहिए और फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजीज क्या होनी चाहिए उस पर कोलैबोरेशन चल रही है। यूएस के साथ 2008 का अग्रीमेंट था, तो हमने सिविल न्यूक्लियर ट्रेड जो है स्टार्ट किया। अमेरिकन कंपनीज हैं कुछ, जैसे वेस्टिंग हाउस हैं, जिन्होंने इंडिया में रिएक्टर सेटअप करने की बात करी है। फ्रांस और इंडिया के कोलैबोरेशन की बात करें तो जैतापुर जो प्रोजेक्ट है वहां पे फ्रेंच कंपनी अरीवा
जो है वो यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स जो है प्रोवाइड करेंगी। साथ ही साथ फ्रांस ने इंडिया का जो बिड है कि हम एनएसजी को ज्वाइन करें, उसे भी बैकअप करा है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा के साथ भी बहुत सारे हमारे अग्रीमेंट साइन हुए हैं, जहां पर हम यूरेनियम फ्यूल के सप्लाई की बात करते हैं कि हम ट्रेड कर सके और हमें इजीली जो यूरेनियम फ्यूल यहाँ इन कंट्री से मिल सके। हमारा डिफेंस प्रोग्राम जो है वो अगेन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है, जहां पर हमने एयर, लैंड और सी बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स को डेवलप करा है। हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, हमारी अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स जो है, जो सीरीज की हैं, दे आर न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स। हमारी जो सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस है, अगर आपको पता हो, आईएनएस अरिहंत जो है इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, 2016 में कमीशन की गई थी, और इसकी वजह साथ साथ हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो कंप्लीट हुआ। अगर इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें तो हमने कहा है कि भाई हम सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, तो हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की। हम तभी न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे जब हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया जो है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी, सीएमडी की पॉलिसी फॉलो करता है, जहां पर वो कहता है कि मेरे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए सो दैट सामने वाला अटैक करने से पहले डर जाए कि भाई हाँ, इनके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और अगर इन्होंने अटैक कर दिया तो हमारा भी खात्मा है। हमारी न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी, जहां पे आईएनएस अरिहंत जो है पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन बनी, एंड उसके साथ साथ हम और भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है डेवलप कर रहे हैं टू इंश्योर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये सी बेस्ड डेटरेंट है। अग्नि 5 की हमने बात की, पृथ्वी की हमने बात की, विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। और एयर बेस की अगर बात की जाए तो मिराज 2000 और राफेल जेट्स जो हैं, दे आर पावर्ड ऑन अगेन न्यूक्लियर पावर्ड है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात की जाए तो इंडिजिनियसली जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, वहां पर हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जहां पे हमने इंडिजिनियसली उनको डेवलप किया है। तो हम नेचुरल यूरेनियम के ऊपर डिपेंड करके और इम्पोर्टेड एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म, ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स जो है खत्म करते हैं। साथ ही साथ ये प्लूटोनियम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्टेज 2 में हमारा यूज होता है। हमारे जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स हैं, स्पेशली जो कालपकम पे लगे हैं, जिनकी 500 मेगावाट की कैपेसिटी है, वो अंडर डेवलपमेंट है। एंड एफबीआर जो हैं वो ज्यादा फ्यूल जो है प्रोड्यूस करते हैं दैन दे कंज्यूम, तो वो हाईली एफिशिएंट हैं, जितना वो ले नहीं रहे उससे ज्यादा आउटपुट वो दे रही हैं। और अगर थोरियम यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो 1950 से ये रिसर्च चल रही है। जो हमारे एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जिसको हमारे बार्क ने अभी पढ़ा था ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डिजाइन करा है, दे आर एम्ड की वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि भाई थोरियम फ्यूल को लार्ज स्केल पावर प्रोडक्शन के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ऑलमोस्ट 300 मेगावाट ऑफ पावर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड स्टेज 3 रियलाइज करने के लिए बहुत क्रूशियल है। रेडिएशन और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो हमारा फोकस अगेन इस पर है कि किस तरह, अगर आपको पता हो, इनकी रेडिएशंस बहुत ज्यादा रहती है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, तो कार्सिनोजेनिक भी है, एंड आपके आसपास इन्वायरमेंट में एक पोल्यूटेंट का काम भी करता है, बहुत देर तक जो है परसिस्ट करता है इन्वायरमेंट में, तो उस सब को खत्म और इजीली जो डिस्पोज ऑफ नहीं होता। तो इंडिया का जो फोकस है डेवलपमेंट एंड रिसर्च का, वो ये भी है कि किस तरह से हम शील्डिंग मटीरियल, सेफ्टी मैकेनिज्म, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स को डेवलप करें, सो दैट हम सेफ ऑपरेशन जो है इंश्योर कर सकें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए और रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमाइज कर सकें। अगर न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो एक न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है, जिसका नाम है सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जो कि 2010 में आया गया था। कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म्स क्या है अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, ये आउटलाइन किए गए हैं। साथ ही साथ ऑपरेटर्स को और पब्लिक को किसी तरह की प्रोटेक्शन का वो पात्र बनाता है कि आपके जो फॉरेन सप्लायर्स हैं उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करता है। आईएईए की कंप्लायंस और सेफगार्ड्स भी इन प्लेस हैं। तो 2008 में जब सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ इंडिया और यूएस के बीच में, तो इंडिया हैज अग्रीड टू प्लेस 14 ऑफ इट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंडर आईएईए सेफगार्ड्स, सो दैट इंटरनेशनली इंस्पेक्ट किया जा सके कि भाई हाँ एक्सक्यूज मी, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो है सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर हम रिफ्यूज कर देते तो जो ईरान के साथ हुआ है, जो P5+1 सैंक्शंस ईरान पे लगी हैं, वो इंडिया पे भी लग जाती।
तो इस वजह से इंडिया को परमिशन है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट कर सके और टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट कर सके सिविलियन यूज के लिए, एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए। और साथ ही साथ ऑटोनॉमी दे दी गई कि आप भाई एक्सक्यूज मी सॉरी अपनी स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं। बाकी पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी तो है ही है। जो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी का, उन्होंने सेवरल इनिशिएटिव्स अंडरटेक करे हैं सो दैट कि वो पब्लिक को एडुकेट कर सके कि बेनिफिट्स क्या है, सेफ्टी क्या है न्यूक्लियर एनर्जी की। ऑल्दो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा आज की डेट में जो ऑपोजिशन है फेस कर रहे हैं। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आपको अगर पता हो तमिलनाडु में बहुत सारा पब्लिक जो है ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है, बट अगेन बहुत ट्रांसपेरेंटली और अवेयरनेस के साथ ही काम चल रहा है। अचीवमेंट्स एंड इनोवेशंस की बात की जाए तो काकड़ा पावर यूनिट 3 2021 में जो कमीशन किया गया इज द फर्स्ट 700 मेगावाट्स रिएक्टर विच इज बिल्ट विदाउट फॉरेन असिस्टेंस। जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर जो अभी हमने पढ़ा कालपक्कम पे है 500 मेगावाट्स का, अगेन फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी के उसकी कंस्ट्रक्शन भी इंडिजिनस रही है। भाबाट्रॉन हमने बनाया है, एक टेलीथेरेपी मशीन जो कि बार्क ने डेवलप करी है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, एंड इट हैज आल्सो बीन एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड श्रीलंका। तो मेडिकल फील्ड में भी अगेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किया गया है। न्यूक्लियर फ्यूल रिप्रोसेसिंग, इंडिया जो है बहुत चंद कंट्रीज में से है जहां पर हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल को रिप्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है सो दैट हम वेस्ट को रिड्यूस कर सके और नया फ्यूल जो है बना सके। अब स्टेज 1 में यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं हम, नेचुरल यूरेनियम, उसको एनरिच नहीं करते। तो जब एनरिच नहीं कर रहे हैं अगेन वेस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। स्टेज 1 में ही उस यूरेनियम जो है प्लूटोनियम में बदल जाता है। तो उस प्लूटोनियम को हम डिस्कार्ड करने के बजाय अपने स्टेज 2 के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में जो इस्तेमाल करें, तो हम वेस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं जो है रिप्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज भी इंप्रूव कर रहे हैं। ट्रॉम्बे की जो फैसिलिटी है वो इंडिया की पहली प्रीमियर रिसर्च फैसिलिटी है जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है और आइसोटोप की प्रोडक्शन होती है। अप्सरा यू के बारे में पढ़ा ना हमने, 2018 में उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया इसी सब चीजों के लिए। वो कहां पर है? बार्क में है, ट्रॉम्बे फैसिलिटी में। क्विक फैक्ट्स, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड 1983 में बनाया गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ओवरसी करता है। न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ अभी आपको पढ़ा दिया। IAEA सेफगार्ड्स भी पढ़ा है कि 14 रिएक्टर्स जो है रखे गए हैं। न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी एस्टिमेटेड ये है कि 160 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं हमारे पास एज ऑफ 2024। लार्जेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, 9,900 मेगावाट्स कैपेसिटी का। और फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब आया था? 1948 में। लेटर इसको रिवाइज किया गया 1962 में, और 1962 में जब रिवाइज किया गया तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को कंट्रोल दे दिया गया न्यूक्लियर एक्टिविटीज के ऊपर, ऑल्दो अभी भी ये PMO के अंडर ही आता है। प्लांट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टर्स की अगर बात करें तो ये 7 प्लांट्स हैं जहां पे हमारे 22 रिएक्टर्स चल रहे हैं। कौन कौन से हैं 7 प्लांट्स? तारापुर है महाराष्ट्र में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है राजस्थान में, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में, नारोरा है उत्तर प्रदेश में, काकड़ापार है गुजरात में, अगेन कायगा है कर्नाटका में, और कुंडनकुलम है तमिलनाडु में। नंबर ऑफ रिएक्टर्स भी बता दिए हैं, रिएक्टर टाइप्स भी बता दिए हैं, और टोटल कैपेसिटी भी बता दी। 5 सेकंड का पॉज लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपने लिखना है, आप लिख सकते हैं आराम से। तो अगर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स की बात करें तो ये हैवी वाटर जो होता है, हैवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम को यूज कर, ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको। इट यूजेस हैवी वाटर एज बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर। इंडिया में प्रेडोमिनेटली यूज होता है बिकॉज ये नेचुरल यूरेनियम फ्यूल को यूज कर सकता है, इसको एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल की जरूरत नहीं है। आज के डेट में 18 रिएक्टर्स जो है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, राइट। कहां पे? तारापुर में, राजस्थान। राजस्थान में कहां पर है? रावत भाटा जगह का नाम सुना? कोटा के पास, वहां पर है। मद्रास, नारोरा, काकरापाड़, कायगा। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या है? लाइट वाटर को यूज करता है कूलेंट और मॉडरेटर की तरह। मॉडरेटर क्या है? रिएक्शन को कंट्रोल करने के काम आता है। कूलेंट क्या है? जो प्लांट में इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो प्लांट को गर्म करती है। तो जब गर्म होना ज्यादा हो जाता है, जब गर्मियों में ट्रांसफार्मर ज्यादा गर्म होता है, फट जाता है ना, एकदम से ट्रिप कर जाता है और लाइट कट जाती है, वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी वो प्लांट गर्म हो जाता है तो उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तारापुर में जो रिएक्टर्स हैं दे आर द ओनली बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स इंडिया में, 2 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं, राइट। एंड लास्टली वी हैव VVER,
जिसको PWR प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स भी कहते हैं, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर। 2 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं अगेन कुंडनकुलम में, विच हैव बीन सप्लाइड बाय रशिया। ये आपका एक ज्यादा डिटेल्ड चार्ट है जो दिखा रहा है कि टोटल जो कैपेसिटी है हमारी 6700 मेगावाट्स की 22 रिएक्टर से, वो कैसे कैसे है, कब कब कमीशन हुए, क्या क्या रिमार्क्स हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, लोकेटेड कहाँ पर है, पुराना है, नया है, किस पे लोकेटेड है, राइट। और स्टेट तो आपने पहले ही पढ़ ली, रिएक्टर टाइप भी आपने पहले ही पढ़ लिया, तो आप ये देख सकते हैं। अगेन 5 सेकंड का पॉज ले लेते हैं। राइट तो अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है जैतापुर है महाराष्ट्र में, विच विल बी द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट 9,900 मेगावाट्स का, फ्रेंच टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाएगा। कुंडनकुलम में एक्सपेंशन की बात हो रही है। अभी यहाँ पे 2 रिएक्टर्स हैं जो कि आपकी वाटर राइट रशियन वाटर रिएक्टर है, वाटर एमिशन रिएक्टर्स हैं रशिया के कंस्ट्रक्शन। अब 4 और रिएक्टर्स इसके अंदर डाल जाएंगे एंड 1000 मेगावाट की कैपेसिटी होगी इन रिएक्टर्स की। और लास्टली कायगा में एक्सपेंशन देखने को बात की जा रही है, जहां पे 700 मेगावाट के प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स प्लान किए गए हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ फ्यूचर आउटलुक्स हैं। पब्लिक ऑपोजिशन और डिलेज देखने को मिल रहे हैं, रेगुलेटरी बॉटलनेक्स रहती हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स की शॉर्टेज है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो यूरेनियम सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स हैं, थोरियम यूटिलाइज कैसे करना है, अभी भी वो अभी रिसर्च स्टेज में ही है, वी हैव नॉट रीच स्टेज 3 ऑफ अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। और लास्टली न्यूक्लियर वेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये कुछ फ्यूचर आउटलुक्स हैं इसके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं 10+2 की जो है बहुत सारी पोस्ट आई हैं। अभी कल भी जो है एक नोटिफिकेशन आई थी म्यूजिक, हिंदी और संस्कृत के लिए। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो है जो प्रिपेयर करना चाहते हैं इसके लिए, तो हमारी वर्कशॉप्स चल रही हैं, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर, हमारे जो नीचे यहाँ तो नहीं दिया, अगली स्लाइड में नंबर और एड्रेस दिया होगा, तो आप वहां पे विजिट करके या कॉल करके वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्री वर्कशॉप्स हैं एंड बैचेस भी उसी आधार पे बनाए जाएंगे कि कितने बच्चे इंक्वायरी डालते हैं, तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, राइट। अदर देन दैट हर मंडे हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं, चाहे एसएसबी के लिए हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवेज हो, बैंक हो, जूनियर असिस्टेंट हो, सीयूईटी हो, यूजीसी नेट हो, सीसैट हो, कोई भी एग्जाम के लिए जो है हमारे पास जो है आपकी कोई भी प्रॉब्लम लेकर आए, सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो 2 डेमो क्लासेस दी जाती हैं, स्टडी मटेरियल्स, वीकली वीएसटी टेस्ट, ओएमआर बेस्ड टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है 1-on-1 सब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आई विल सी यू ऑल टुमारो। कल करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, सबको बताइए। फ्री इनिशिएटिव है। ओरिएंटेशन क्लास में भी मैंने बताया था कि जो आपका कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसमें एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने इस फ्री इनिशिएटिव में पढ़ाए थे। अगर आपने ये फ्री इनिशिएटिव डे 1 से फॉलो करा है तो आप जो है बेनिफिट में रहेंगे, आपको पता होगा कि हाँ वो सब चीजें पढ़ाई गई थी। हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव, वन मोर थिंग बिफोर आई गो, हम जो है कॉम्प्रिहेंसिवली जो है काफी सारे स्टैटिक के टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये दिख रहा है करंट अफेयर्स बाय नाजुक मैम, स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम। तो इस प्लेलिस्ट में अगर आप देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं स्टैटिक के जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगी कि
इन वीडियोस को भी देखें। इसमें आपका स्पेस प्रोग्राम, डांसेस, नोबेल प्राइज, G20, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, यूनाइटेड नेशंस, रामसर कन्वेंशन, यूनेस्को, पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स सब कवर किया गया है। तो बहुत अच्छे से हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज को कवर करा था। ऑलरेडी बनाई हुई है ये स्टैटिक जीके वाली सीरीज। इनफैक्ट अदर देन दैट हमारी करंट अफेयर्स की भी जो है बनी हुई है। और इसके अलावा हमारी एक 1 सेकेंड, एक एमसीक्यू सीरीज भी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है प्लेलिस्ट यहाँ पर, बट हाँ आई विल मतलब वो एमसीक्यू सीरीज जो है मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।